जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम बिहार दरोगा या यूपी दरोगा, जो दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है, भरपूर वैकेंसी आया हुआ, उसका हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे ये बिहार दरोगा वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जीके जीएस का प्रश्न ही है। ठीक है, तो देखा जाएगा। और अगर आप किसी भी दरोगा का फॉर्म भरते ज़रूर देखिए। और दरोगा छोड़िए, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या आप अगर कोई और अन्य एग्ज़ाम का जिसमें से जीके जीएस आता है, तो उसके लिए भी आपको ये लाभदायक हो। लेकिन ख़ास तौर पे ये सेट है दरोगा के लिए। ठीक है, और बिहार पुलिस वालों जरूर इसको देखिए। ठीक है, देखिए इसमें कट ऑफ डिसाइड किए हैं, याद रखिएगा। बॉयज़ के लिए 65 है और लड़कियों के लिए 61 माना गया है। प्रश्न काफ़ी मिला जुला के है, तो इसलिए ही। ठीक है, अब देखिए, और अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड, उसमें ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से, मतलब, और उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या है। बताइए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से जिसको बोला जाता है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी कौन है। सर्वोच्च शिखर चोटी, वही बात है, कौन है, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो माउंट किलिमंजारो हो जाएगा तंजानिया में। कहाँ पर अवस्थित है, तंजानिया में। 4 नंबर देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बताना है कि विशेषता पर को किस विशेषता बताएगा और आपको पहचान करना है कि कौन सा खनिज है। तो देखिए, भारत में इसका लगभग 95% भंडारण जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में है। ठीक है, अब उसका प्रमुख खदान की बात किया गया तो नोवा मुंडी हो जाएगा, बेलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी। ये सब जो है ये खदान से पता किया जाएगा, तो ये लौ एस के लिए होगा। ठीक है, और ये खदानें जो है भारत के पूर्वोत्तर पठार के क्षेत्र में कोयले क्षेत्र के निकट स्थित है। तो ये सारे किसके लिए हो गए, लौ क्षेत्र है, यानी कि लौ अयस्क। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सी नदियाँ, ठीक है, जोड़ा, नदियों का जोड़ा बताना है, जो गंगा में कहाँ से उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों की जोड़ी है। बताइए, उत्तर दिशा से आकर मिलती है तो कौन हो जाएगा, ये कोसी और बूढ़ी गंडक। कोसी और बूढ़ी गंडक, जैसे फल्गु कट जाएगा, यहाँ से आप एलिमिनेट करके भी इसको काट सकते हैं। जैसे कर्मनाशा दक्षिण से आती है, सोन भी दक्षिण से आती है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, कोसी और बूढ़ी गंडक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं कि मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन का कारण क्या है। बताइए, मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन का कारण क्या है। तो इसमें क्या है, परिवर्तन कारण है कि पृथ्वी का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा, ऑप्शन डी। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का अपना पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में बताना है। तो कौन है आरोही, यानी कि पहले कम उसके बाद ज़्यादा करते जाना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर देखा जाए तो नेपाल हो जाएगा, 1751 होता है। 33 हो जाता है पाकिस्तान का। चीन का हो जाएगा, चीन का कितना हो जाता है आप लोग कमेंट बताइए। और बांग्लादेश का तो सबको पता है 4096। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ज़रूर से ज़रूर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, पर आप वीडियो को पहले क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना, जो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर, से जल प्राप्त करता है। तो भाखड़ा नांगल मतलब परियोजना से कौन कौन लाभान्वित होने वाले जो राज्य, वो बताइए। तो इसका हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, हरियाणा तो होता ही है, और साथ में राजस्थान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फिजी द्वीप अवस्थित है। बताइए, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो फिजी एक प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीप है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि कोरोमंडल तट का विस्तार बताइए। कोरोमंडल का तट का विस्तार की बात किया जाए तो ये हो जाएगा कि कुमारी अंतरीप जो कन्याकुमारी है से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। बहुत आसान प्रश्न है कि शिव समुद्रम हो जाएगा कावेरी, इसका हो जाएगा कावेरी, ठीक है। नागार्जुन के लिए बात करेगा तो गोदावरी हो जाएगा। महानदी पर बताइए, महानदी पर हीरा कुंड हो जाएगा, ठीक है। महानदी कृष्णा के लिए, ठीक है। ऐसे महानदी हीरा कुंड। चलिए नागार्जुन कृष्णा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अलमाटी भी कृष्णा के लिए था। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये हो जाएगा आगरा में। कहाँ पर हो जाएगा? आगरा में। सूर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर कहाँ है कि 13 नंबर प्रश्न है कि स्टेलाकाइट और स्टेलेग्माइट, ठीक है, ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, ठीक है। प्रश्न से पकड़ लीजिए, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है तो किसके द्वारा बनता है? तो ये भूमिगत जल के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, अगला देखिए क्या है। 14 नंबर प्रश्न है कि कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है। ज्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलार। कोलार तो सबको पता है। जो देखिए इसमें ऐसे प्रश्न आएगा तो जो सबसे पहले आपको जो इसमें आसान लगेगा वही मिलाइए, मतलब 3 का 1, और उसके बाद ऑप्शन में खोजिए कि 3 का 1 कहाँ है। तो देखिए 3 का 1 यहाँ पर है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लगा लीजिए कालाहांडी कहाँ है? कालाहांडी बॉक्साइट के लिए है, ठीक है। ज्वार किसके लिए? जस्ता और सीसा के लिए। राजस्थान में ज्वार है। कोलार तो अभी लगा लिए, कोलार सोना के लिए और तांबा के लिए। देखिए ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। मेसाबनी, ठीक है, नया प्रश्न भी है। तो ऑप्शन इसका सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बनाइए और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी। ठीक है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर हो जाएगा 1/6। और कृष्णदेव राय के बारे में पूछता है तो उनका भी था 1/6 ही। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी पूछेगा। अलाउद्दीन खिलजी कितना किया था? 1/2, 50% लेता था टैक्स। 16 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था। स्वयं को नायाब ए खुदाई, ठीक है। तो ये बलवन ने कहा था। किसने कहा था? बलवन ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवन। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ किया था। तो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर किया था। और मुर्शिदाबाद से पहले कहाँ राजधानी थी? ढाका थी, ठीक है, बंगाल का। वहाँ से मुर्शिदाबाद आया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर आया। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या देखते हैं। 18 नंबर है तो 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि विजयनगर के राजा जो है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में किस राजा के साथ लड़ा था। तो ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या है? असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के देखिए, असहयोग आंदोलन जो हुआ था, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये शुरुआत हुई थी 1920 से स्टार्ट हुई थी और इसको समाप्ति हुआ था 6 फरवरी, मतलब 5 फरवरी 1922 को तो चौरी चौरा घटना हुआ था, उसके एक दिन बाद 6 फरवरी 1922 को, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसका बारदौली प्रस्तावना में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। बिल्कुल सही है। और इस जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसमें व्यापक रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुड़े हुए थे। और इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नहीं, ये चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने, देखिए शासक के पूछ रहा है, शासक तो पहला था अशोक ही, ठीक है, जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपना संदेश को पहुंचाने की कोशिश भी किया और पहुंचाया भी। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि अशोक का ज्यादातर जो अभिलेख है वो खरोष्ठी में नहीं बल्कि ब्राह्मणी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ब्राह्मणी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत होगा, दो गलत है। अगला क्या है? अशोक ने अपना एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया था
और किस अभिलेख में, 13वां में। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, वहाँ क्विज भी होता है, और साथ में आप लोग डेली शाम को 5:30 बजे जुड़िए, वहाँ पर लाइव क्विज होता है। ठीक है, और उसका सिलेबस जो है टेलीग्राम पर ही मिलता है। ठीक है, तो जरूर जुड़िए। चलिए अगला देखिए क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए, पहला सत्याग्रही हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मदत्त। अगर बिहार में पूछेगा कि बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, मतलब कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। ठीक है, देखिए कि नवपाषाण काल में मनुष्यों ने अस्थायी जीवन जीने के लिए वहां प्रमाण मिलता है कि नवपाषाण काल में प्रारंभ किए थे अस्थायी जीवन। तो उसी के दौरान औजार पॉलिश किए जाते थे, तो बिल्कुल सही बात है। और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग, ओखली मतलब ओखल मतलब ओखली की बात किया जाए, और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने में किया जाता था। तो दोनों ही सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न, और दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था। देखिए, उस समय खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा गया था, अभी खिलाफत समिति के बारे में पूछा गया कि कहाँ पर इसका गठन हुआ था। तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों और उसका भी मेल फिर से मिलाना है कि किस संप्रदाय से थे। तो पहले तक हो गया, देखिए जो आसान लगेगा पहले उसको मिलाइए। तो शेख निजामुद्दीन औलिया तो सबको पता है, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय, तो 1 और 3, तो 1 और 3। ठीक है, और किसी में है कि नहीं, नहीं है। 1 और 3 यानी कि ऑप्शन इसका बी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को लगाने का तरीका यही है दोस्तों, अगर सोचेगा कि हम सब पहले कर ले अरेंज, तो शायद हो सकता है या नहीं भी होता है। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो असत्य है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, न कि गवर्नर जनरल था। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ गवर्नर था, तो यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही बात है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी हो गए। ठीक है, तो ये भी सही है, लॉर्ड कैनिंग वाला। अगला की सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय की बात करेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल थे, तो बिल्कुल यही सही है। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन यही था, जो कि गलत था। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न मिलाने के लिए है, तो सीमांत गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ए का कौन आ गया, ए का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सबको पता होगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। आप लोग बताइए कि द ग्रैंड ओल्ड मैन वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, वुमेन के लिए। आप लोग कमेंट में बताइए, दरोगा की तैयारी करते हैं, छोटा मोटा जॉब के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं, दरोगा के बच्चे हैं, तो जरूर से जरूर आप लोग इसका आंसर बताइए। द ग्रेट ग्रेट ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है, महामना सबको पता है कि ये मदन मोहन मालवीय थे, और भारत के लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आप लोग सब लोग इसको मिला लिए होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से बताना है कि कालक्रम के अनुसार बताइए कि कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो देखिए इसका हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि इजराइल और इजराइल और इजराइल और उनके अरब पड़ोसी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, योम किप्रू युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा अक्टूबर 1973 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि केंद्रीय बजट, ये करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट जो है 2025-26 में प्रभावित राजस्व घाटा कितना रहा, बताइए ये कितना रहा था। तो ये हो जाएगा 0.3%, 0.3%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, और चैनल को तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। 30 नंबर प्रश्न है कि यूक्रेन ने भारत पर अब तक सबसे बड़ा, सॉरी भारत पर नहीं, सॉरी रूस पर, भारत पर यूक्रेन क्यों करेगा। ठीक है, तो यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया। तो इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया, यानी किस मिशन के तहत, किस ऑपरेशन के तहत ये हमला किया था, ये बताना। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब, क्या हो जाएगा, स्पाइडर वेब। देखिए स्पाइडर इसमें बीच मारा है,
याद रखिएगा, स्पाइडर वेब। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि आरसीबी जो जीता था, जो अपना पहला खिताब जीता, वो किस टीम को हराकर जीता था? तो सबको पता है, ये पंजाब को हराया था, तो ऑप्शन बी है। अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न है कि राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस के कौन सा है? दसॉल्ट एविएशन ने टाटा एंड सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है? तो ये कहां पर? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? बताइए, अभी वर्तमान में बताना है। तो एस महेंद्र देव, याद रखिएगा एस, देखिए एम भी दिया रहता है, तो एस महेंद्र देव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर याद अहमद शाह ने के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हो जाएगा भेड़ बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। किसका? भेड़ का। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, क्या है 35 नंबर प्रश्न? देखिए कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। बिल्कुल, तो चागोस द्वीप जो देखिए सबसे पहले किसको सौंपने के लिए? तो ये कनेक्ट हो गया मॉरिशस को। और चागोस द्वीप ये कहाँ पर अवस्थित है, किस महासागर में, ये बताना है। तो चागोस द्वीप हो जाएगा हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष बनाए हैं? मतलब कि अभी वर्तमान में डॉक्टर अजय कुमार किसका अध्यक्ष है? तो ये हो जाएंगे यूपीएससी का संघ लोक सेवा आयोग का। संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में, आप लोग इसका कमेंट में बताइए। ठीक है, किस आर्टिकल में ये है? चलिए अगला देखते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइल दागे। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ किस अभियान के तहत की गई थी? बताइए किस अभियान के तहत? ठीक है, तो बुनियान, तो कौन सा बुनियान? समय तो बुनियान लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीच वाला बुनियान हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बुनियान अल मरसूस। ठीक है, इसमें देखिए ऐसा सब प्रश्न है, ये इसमें मतलब ऑप्शन जो है ये कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इसको लगाइएगा। 38 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो ये व्योमिका सिन्हा ने, व्योमिका सिन्हा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, व्योमिका सिन्हा जी ने किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों टेलीग्राम से जोड़ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो आसान प्रश्न है 151 में। चलिए अगला देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो देश का पहला एटीएम कहाँ पर लगाया है? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में, पंचवटी एक्सप्रेस में। अगला 41 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बना है? मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन ए। करंट का प्रश्न है, थोड़ा फास्ट करते हैं लेकिन याद करना तो आप लोग जरूरी है। अगला देखिए क्या है कि भारतीय हवाई अड्डा और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे, ठीक है, देशों को निर्यात करने के लिए, ठीक है, किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले ली? तो ये बांग्लादेश के लिए हो जाएगा। किसके लिए? बांग्लादेश को जो दी जाती थी उसको वो वापस ले लिया, अब नहीं देता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस हस्ती ने को लिस्बन शहर की सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर से किसको? तो भारत की राष्ट्रपति हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि चौथी भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कौन सा है? टाइगर ट्रम्प्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? टाइगर ट्रम्प्स कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बहुत फेमस ये युद्धाभ्यास है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कि
प्रत्येक 21 जून के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बाद में प्रत्येक 21 जून को क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सबसे पहले यही याद रखिए, ठीक है। और ये 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग का थीम क्या थी, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए, थोड़ा सा बैक का हो गया था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 46 नंबर की सरस्वती सम्मान 2024 के लिए, ठीक है, किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया, तो साधु भद्रेश दास को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न आसान है कि किस अनुच्छेद के तहत बताना है कि मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक की संबंधित है। तो किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकल 23 के 1 के तहत, ठीक है। और दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद को नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय किस रीट जारी करता है। मतलब कि कोई उसका हक नहीं है, फिर भी वो ऐसा कोई काम कर रहा है, तो उसका अधिकार पूछता है, कौन सा किस अधिकार के तहत आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए टेलीग्राम से जुड़िएगा तो हमारा शाम को 5:30 बजे वहाँ से क्विज होता है, जो कि लाइव होता है, ये यूट्यूब पर ही होता है। और उसका पूरी तरह से सिलेबस जो है ये टेलीग्राम पर दिया जाता है, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विशेष विशेषक पेश करे तो ऐसे विधेयक को पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या है। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में बताना है कि 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। असत्य को चुनना है, जो गलत है उसको। मणिपुर से अलग करके, ठीक है, अलग करके 1972 में मेघालय को बनाया गया था। ये बिल्कुल गलत है, मणिपुर से यह अलग नहीं हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि नागालैंड 1963 में इसका गठन हुआ था, बिल्कुल सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बना था, 1987 में। तो ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 51 नंबर प्रश्न का। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं कि से इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है, ये बताइए, ठीक है। तो देखिए बताना है, बताइए कि 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। तो बिल्कुल सही। असत्य क्या है, यानी कि निगेटिव का चुनना है। अगला क्या है कि इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपयों का अवमूल्यन किया गया। तो ये भी सही है, शुरुआत में ही जब आए थे तो अवमूल्यन हो गया था। अगला क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा 5वां पंचवर्षीय योजना में ये भी यही दिए थे। अगला क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्हें विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाली थी। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के 7 वो सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें और जो थे गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, लेकिन एच.बी. मोदी नहीं हो जाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे उपवन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये हो जाएगा मूल कर्तव्य से, और मूल कर्तव्य नंबर किस में है, 7 में ये बोला गया है, ठीक है। तो 54 याद रखिएगा। चलिए 55 देखते हैं। 55 क्या है कि 1976 में 40वां संविधान संशोधन, बिल्कुल 40वां संविधान संशोधन, देखिए 40वां संविधान 1976 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब 42वां भी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो ये आर्टिकल 200
297 पर ये लागू किया गया था। किस आर्टिकल पर? 297 पर। और दोस्तों जरूर से जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। मतलब कौन सा आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं है, सिंपल ये बताइए। तो नए राज्य का गठन आता है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, बिल्कुल ये आर्टिकल 3 के तहत ही है। अगला क्या है कि जब क्षेत्र परिवर्तन करेंगे तो सीमा में भी परिवर्तन होगा, तो वही बात बोल रहा है, तो 3 में ही आता। अगला कि नए राज्यों के लिए राज्यसभा के सीट निर्धारण, तो ये नहीं हो जाएगा ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्या है कि 57 नंबर प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में बताना है कि संदर्भ में बताना है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो भारी उद्योग पर के विकास पर जोर दिया गया था, इसमें तो सही है। अगला क्या है कि भारत ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, मतलब अपना देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, मतलब दूसरों देश से जो आ रहा था उस पर भारी शुल्क लगाया था, तभी तो अपना देश का उद्योग बढ़ेगा। तो इसीलिए अभी जो डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया पर टैरिफ लगाते जा रहे, यही रीजन है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में, बिल्कुल ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस के ही नेतृत्व में हुआ था। तीनों सही हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में आता है। तो समावेशी विकास याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना 11 में, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में था? 11 में। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नरेगा के संदर्भ में बताना है और विचार करना है, ठीक है। तो देखिए नरेगा जो संदर्भ है बताइए कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, यही बताना है, ठीक है, सत्य को सही को चुनना है। तो 2005 में अपनाया गया, बिल्कुल एक्ट भी 2005 का है। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि इसके उद्देश्य जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, बिल्कुल 100 दिन का रोजगार इसमें उपलब्ध होता है। अगला क्या है कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा हो गया, ये भी सही है। अगला क्या है कि ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के मुख्य भूमिका निभाती है, तो ये भी सही है, तो यानी कि सारा सही है। तो 1 2 3 4 ही इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 60 नंबर प्रश्न है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करता है। तो राष्ट्रीय एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष बताना था 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि, ठीक है, तो ऑप्शन डी। और दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला बताना है कि देखिए ये जो फॉर्मूला किस फॉर्मूला पर बनेगा, यू इस फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के फॉर्मूला जो होता है ना उसी पर ये आपको बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि 64 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो ये मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताता है, जो मैसेज मोबाइल पाता है ना कितना देर में बारिश होने वाली है, तो इसी के कारण आता है। अगला क्या है कि इनसेंट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। कौन सा सही नहीं ये बताना है। अगला कि यह संचार उद्देश्य के लिए डिजाइन तो किया गया ही था। अगला क्या है कि इसकी शुरुआत 1979 में नहीं होता, ये हुआ था 1983 में हुआ था, 1983 में, ठीक है, तो यही इसका गलत आंसर था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला बताइए, बहुत आसान प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। अशुद्धि भी मिलाएंगे तो घट जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो निकट दृष्टि दोष में होता है ना, क्या होता है कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश केंद्रित होता है, ठीक है, तो यही है सम्मुख मतलब आगे, ठीक है, मतलब इतना दूर ही बनता है ना, तो यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 66 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण, ठीक है,
अभिसारित मतलब कब होगा, अभिसारित कब होगा, मतलब घट जाती है, मतलब अभिसारित घट जाएगी कब, जब इसको किसमें डुबाया जाएगा। तो देखिए लेंस कभी अभिसारित नहीं होती, सॉरी दर्पण कभी अभिसारित नहीं होती थी, क्वेश्चन गलत है। हमेशा याद रखिएगा कि अभिसारित कौन कौन क्या होती है, लेंस होती है। चलिए अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। 68 नंबर की इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि हीटर एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्रण का धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब इस समय नाइक्रोम जो होता है मिश्रण क्यों होता है ये बताइए। तो नाइक्रोम मिश्रण में ऐसा क्या होता है जिसके कारण इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका गलनांक अधिक होता है, बिल्कुल गलनांक अधिक होगा, प्रतिरोधकता भी इसका उच्च होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता भी क्या इसका उच्च होगा। अगला देखते हैं क्या है कि नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीजन से गुजरता है, तो ये भी सही है, तो यानी कि तीनों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही था। अगला देखते हैं 69 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्र रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, बताइए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन तो होता है कि नए प्रकार के पदार्थ का इसमें तो निर्माण होता ही है। अगला क्या है कि निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल एंथैल्पी में इसका परिवर्तन हो जाएगा। और पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी इसका परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी इसका सारा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है 70 नंबर कि विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, अधातु को कहते हैं, ठीक है। किस किसी परमाणु का की क्षमता मापा जाता है, बताइए इसके द्वारा क्या मापा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कितना आकर्षण कर रहा है, यही बात है ना, इलेक्ट्रॉन कितना आकर्षण करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, देखिए विद्युत प्रतिरोधकता मतलब किसमें सबसे सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता रहेगा वो आगे रहेगा, उसके सबसे कम, तो सबसे कम तो चांदी का होता है सबको पता है, और इसमें सबसे पीछे चांदी है, तो यानी कि ऑप्शन सी। बहुत आसान प्रश्न था, एलिमिनेट करके आप लोग इसको ऑप्शन सी लगाइए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है, और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए इसके पीडीएफ के लिए। चलिए अगला क्या है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, देखिए फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं, सोडियम को पानी में नहीं रखते, सोडियम आग लगा देगा, लेकिन फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं क्योंकि इसका जो प्रज्वलन ताप जो होता है ना, प्रज्वलन ताप वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम डिग्री पर जलने लगेगा, तो इसलिए इसको पानी में डालकर रखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब निकालते इसमें आग धर लेगा। अगला क्या है, बहुप्रयोग प्लास्टिक है, बहुप्रयोग प्लास्टिक कौन सा होता है, पॉलीथीन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो पाचन थैली कौन कहलाती है, लाइसोसोम, पाचन थैली क्या कौन सी कहलाती है, लाइसोसोम। अगला क्या देखते हैं, अगला है कि कोलेन काइमा क्लोरेन काइमा बने होते थे, मृदुतक बने होते हैं, क्लोरेन काइमा किसका बना होता है, मृदुतक का बना होता है। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन विटामिन मतलब कौन सा हार्मोन माना जाता है किस विटामिन को, तो विटामिन डी कैल्सीफिरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रेटिनॉल, बायोटिन बी1 और सी का क्या है स्कॉर्बिक एसिड, ये सारा आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए कि मध्य कान, देखिए इसको हम हिंदी नहीं पता था, इसका अंग्रेजी में पता है मिस, ठीक है, मेलियस इनकस स्टेपिस, लेकिन हिंदी में पूछा गया तो याद रखिएगा हैमर एनिवल और स्टीप एसटीएफ, यानी कि बी हो जाएगा। देखिए हंसली कान में नहीं होता है, ऐसी काटिए, फीवर भी कान में नहीं होता है, पैर में होता है, और रेडियस भी कान में नहीं होता है, तो इस तरह से भी आप लोग यहाँ से अगर हिंदी में नहीं आ रहे तो आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या है कि डैश पेट शरीर में पेट का उपकला कोशिका द्वारा स्रावित होता है, तो कौन स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ये विषाणु के द्वारा नहीं होता है, विषाणु के द्वारा नहीं होता है। देखिए एड्स जो होता है विषाणु के द्वारा होता है, डेंगू डेंगू बुखार जो होता है ये भी, और जुकाम भी होता है विषाणु के द्वारा ही, लेकिन हैजा जो होता है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, हैजा किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है कि एक परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, देखिए परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की ओर, देखिए बाहर की ओर जाता है तो अंदर की ओर, ये यही पकड़ना है, अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर मतलब
वक्रित है। ठीक है, तो निर्मित दर्पण कौन होगा? जब अंदर की ओर वक्रित हो जाएगा तो कौन सा दर्पण इसमें निर्मित होगा? बताइए बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा अवतल। अंदर की ओर है तो अवतल, अब बाहर की ओर उठा हुआ रहेगा तब उत्तल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला बताइए, स्कर्वी रोग। देखिए ये ऐसा प्रश्न फिर से आया, आप लोग बताइए। देखिए इसे एनीमिया दिया है, तो एनीमिया किसके? आयरन की कमी से। ठीक है, घेंघा रोग है तो घेंघा आयोडीन की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी। रतौंधी विटामिन ए, और रिकेट्स विटामिन डी। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिए इसको जितना है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है कि तत्व ए बी सी जो है डोमिनेरियर का ट्रिक के रूप में, ट्रिक है, ट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, ट्रिक के नियम दिया था डोमिनेरियर ने। ठीक है, यदि ए का परमाणु भार कितना है? 40 है, और सी का परमाणु भार कितना है? 137 है, तो बी का परमाणु भार कितना होगा? तो डोमिनेरियर ने कहा था कि जो पहला और अंतिम होगा उन दोनों को जोड़ के और उसका अगर औसत निकाल दिया जाए तो वो उसका बीच वाला का होता है। ठीक है, परमाणु भार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? 83 नंबर प्रश्न है कि वेदोक्त, वेदोक्त शब्द का संधि बताइए। तो वेदोक्त हो जाएगा वेद जोड़ उक्त। ठीक है, वेद जोड़ उक्त। चलिए अगला लेते हैं, मृग नयनी। मृग मतलब मृग की तरह नयन। ठीक है, मतलब हिरण की तरह, मृग मतलब हिरण होता है ना, तो हिरण की तरह क्या? नयन मतलब आंख, यानी ये कर्मधारा है। हम लोग किसी को प्रशंसा करने के लिए बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है कि इसको पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में मतलब वॉइस में चेंज करना है। तो इसको राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग खुद से बनाइए सब। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा बधावन। अब बधावन कहाँ है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता? तब तो ये हो जाएगा राइट आंसर। कौन हो जाएगा? हेनरी डेरिजियो को। हेनरी डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 89 है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो देखिए प्रथम गणतंत्र दिवस परेड कब हुआ था? तो 1950 में। कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा जब आजाद पहला गणतंत्र दिवस उसी समय परेड भी हुआ था। ठीक है, तो 1950। चलिए अगला क्या है? 90 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये हो जाएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और ये कब मनाते हैं? जब सफलतापूर्वक चंद्रयान 3, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के पर उतरा था तब। ठीक है, और उसे तिरंगा पॉइंट नहीं, शिव शक्ति पॉइंट दिया गया नाम। चलिए 91 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के कितने कमांडर में विभाजित किया गया? सबको पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 7, और नेवी 3 में। चलिए अगला देखते हैं कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का। तो ये 2021 में था। ठीक है, 2021 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला है कि आहपन, आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आहपन का हो जाएगा बिहार से। आहपन किससे है? बिहार से। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है और वर्तमान का प्रश्न है। देखिए जनरेशन अल्फा 2010 से 2024 के लिए था। तो डी का 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन डी, अच्छा डी में भी है। ठीक है, तब पहले देखिए इससे हो जाएगा 2010। अच्छा 2010 से पहले वाला जो जन्म लिया है उसको तो ऑपरेशन जेड का, जिसे जेनजी कहते हैं, जो अभी बहुत तबाही मचा दिया था नेपाल में। तो मतलब कि सी का 1 है, इसका डी। तो यही इसका राइट आंसर था इसे। ठीक है, बाकी आप लोग मिला लीजिए। बहुत आसान प्रश्न था ये। चलिए ये मैथ का प्रश्न है, बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से बढ़ाइए। नहीं बनता है कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां नए तो पर्सनल मैसेज कीजिए, अगर नहीं बनता है तो हम उसका सोल्यूशन भी डाल देंगे इसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, मैथ का बहुत आसान प्रश्न आता है, तो आप लोग बनाइए खुद से। अगर नहीं बनता है तो आप लोग हमें जरूर मैसेज कीजिए, हम उसका पर्सनल आपको मैसेज का रिप्लाई देंगे
और ना होगा तो सोल्यूशन भी देंगे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों अब तक अभी टेलीग्राम से और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए टेलीग्राम से। ठीक है, वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ में और क्या मिलेगा, और सिलेबस डेली हम लोग शाम को 5:30 बजे लाइव क्विज कराते हैं। ठीक है, तो उस क्विज के साथ आप लोग जुड़िए। ठीक ना, अगर क्विज के साथ जुड़िएगा तो आपका ही फायदा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी है और उसका जो सिलेबस है दोस्तों हम लोग टेलीग्राम पे डालते हैं। ठीक ना, और वो क्विज जो ज़्यादा देर नहीं चलता है, 1.5 घंटा से ज़्यादा चलता है। 1.5 घंटा तो ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। ठीक है, और उसका हम लोग संडे को जो एक सप्ताह का रिवीजन हम लोग भी रखे हुए हैं। ठीक है, और जरूर जुड़िए उसके साथ। अगर अगर नहीं अभी तक जुड़े हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। और हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेटअप रेगुलर हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।